नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं भारत में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, फिर वो चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मॉडर्न हिस्ट्री में प्रश्न जो आते हैं वो वही आते हैं जो पिछले 30 सालों में आए हुए हैं पुरानी परीक्षाओं में, यानी घुमा फिरा के प्रश्न वही आते हैं। और इसी वजह से मैं हर धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट वाइज हर पेपर के पिछले सालों के प्रश्न कंप्लीट करा रहा हूं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आज इस पार्ट में हम लोग शुरुआत करेंगे मुस्लिम लीग से आगे की। और लगभग 100 प्रश्न मैं एक वीडियो में कवर करता हूं। इससे ज़्यादा मैं जानबूझ के नहीं कवर करता हूं, वरना करने को तो एक दिन में काफ़ी 300-400 भी हो जाए, लेकिन इतने प्रश्न कवर करने का तुक ये है कि इसको एक स्ट्रेच में आप 100 प्रश्न देखें और फिर बैठ जाएं। एग्जाम के पहले आपको बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कैसा प्रश्न आएगा उसका एक्सप्लेनेशन भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों मैं बताऊंगा। गांधी जी को किसने सावधान किया कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं इनके अनुयायियों के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित ना करें? तो वो थे अजमल खां साहब। याद रखिए, मुस्लिम नेता अजमल खान ने ही गांधी जी को कहा था कि वो मुस्लिम धार्मिक नेताओं इनके अनुयायियों के कट्टरपंथी को ना प्रोत्साहित करें। ठीक, आगे में मुस्लिम लीग के संस्थापक दरअसल में कौन थे? तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे सलीमुल्लाह और आगा खां। 30 दिसंबर 1906 को इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। याद रखिए, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की थी सलीमुल्लाह और आगा खां में। 1908 में इसकी एक शाखा की स्थापना लंदन में सैयद अमीर अली द्वारा की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मुश्ताक हुसैन थे। देखिए अब, यानी इससे कितने प्रश्न आ सकते हैं? मुस्लिम लीग के बारे में तो आपने एक ही चीज़ सुनी होगी, लेकिन प्रश्न देखिए, 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई। सलीमुल्लाह और आगा खान ने इसकी स्थापना की। 1908 में लंदन में इसकी शाखा शुरू करेगी। किसने शुरू करी? सलीम अली ने। और उसके बाद मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे मुश्ताक हुसैन। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो कराची में हुआ। मुस्लिम लीग के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी संयुक्त सचिव मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क नियुक्त किए गए। इस कमेटी ने लीग के कायदे कानून जो 1907 को कराची में हुए वार्षिक अधिवेशन में स्वीकार किया। अगला, भारत के मुसलमानों के लिए सबसे पहले एक अलग राज्य की मांग करने वाला कौन था? मोहम्मद इकबाल। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद हमें नहीं पता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। भारत के मुसलमानों के लिए सबसे पहले एक अलग राज्य की मांग करने वाले व्यक्ति मोहम्मद इकबाल थे। इन्हें पृथक पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक राज्य की मांग की। सबसे जरूरी ये प्रश्न है, ठीक है। अब अगला आ जाइए, कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक क्या था? कैम्ब्रिज पैम्पलेट क्या है पहले समझिए। 1935 में कैम्ब्रिज पैम्पलेट था, उसका शीर्षक था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर। इस पैम्पलेट में पाकिस्तान शब्द को पहली बार प्रस्तुत किया गया था, जिसे रहमत अली ने लिखा था। याद रखिएगा, ये कौन सा पैम्पलेट था? कैम्ब्रिज पैम्पलेट में पहली बार पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया गया था, जिसे रहमत अली ने लिखा था। ठीक, निम्न में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में दो राष्ट्रों का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। याद रखिए। ठीक, अगला, निम्न में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने अधिवक्त किया था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम लीग एक राष्ट्र है? तो लाहौर अधिवेशन में ही। याद रखिए, मुस्लिम लीग कब बना था? लाहौर अधिवेशन के हिसाब से बना था। वो कौन सी तिथि है जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? तो वो है 23 मार्च 1943। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को अंग्रेजी सरकार में दमन चक्र करके जेल में डाल दिया। परंतु दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। निम्न में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के लिए सुनिश्चित की? तो 16 अगस्त 1946 को चीज की। ठीक है। अगला, मुस्लिम लीग ने, प्रश्न या तो डायरेक्ट आएंगे या इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट्स हैं। दुनिया आपको कितना भी बहकाए, याद रखिएगा, कोई कितना भी कहता रहे कि पिछले सालों का प्रश्न नहीं आता, प्रश्न पिछले सालों का ही आता है। ठीक, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने 1939 में प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने, क्या हुआ, 1939 को, याद रखिएगा, 22 मार्च 1939 को मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुक्ति दिवस मनाया। ठीक, अगला क्या है देख लीजिए। लीग ने, ये क्या है? क्वेश्चन एजर्शन, मतलब कथन और कारक। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगने के अधिकार से मना कर दिया। ये क्या है? सही है, लेकिन वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही है, ये नहीं सही था। ठीक है।
अगला, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। यह संगठन मुसलमानों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था, बिल्कुल सही बात है। निम्न में से कौन सा एक कथन जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वो सदैव डायरी रखते थे, नहीं। ठीक, याद रखिए मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जहां पर मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। मुस्लिम लीग के निम्न में से किस अधिवेशन में जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? तो 1929 में। याद रखिए दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा 28 मार्च 1929 को। मॉडर्न हिस्ट्री में डेट का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये याद रखिएगा। निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो आगा खान ने की। ठीक है, अगला प्रश्न, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्ट देखिए। तो सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट, फिर शरीफ रिपोर्ट, फिर मुस्लिम सफरिंग्स अंडर द कांग्रेस रूल। ठीक, पीरपुर रिपोर्ट 38 का है, शरीफ रिपोर्ट 39 का है और 40 में लास्ट वाला है। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? तो कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया, याद रखिएगा। ठीक, अप्रैल 1943 में लीग के अध्यक्षीय भाषण में खुद जिन्ना ने अब्दुल खां गफ्फार खां के लिए जंगी पठानों को नामर्द बनाने, उन्हें हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ठीक, बहुत ही हीन भावनाओं से ये लोग प्रेरित थे। निम्न में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया? तो 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। अगला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस का धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा जाता है, तो वो कौन थे? मौलाना आज़ाद को किसने कहा? मौलाना आज़ाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा? तो वो जिन्ना जी ने कहा था। ठीक, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था कौन सी की थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है ये, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित किया था? तो 1940 में। फिर से सुन लीजिए, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन 1940 में पहली बार अलग अलग द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या किया गया? बात रखी गई। अगला, दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण। देखिए, बंगाल का एकीकरण कब हुआ? बंगाल का एकीकरण हुआ सन 1912 में। ठीक, जब महारानी एलिजाबेथ आई, याद रखिए, ये 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय थे। इसी समय कलकत्ता से राजधानी कहाँ आई? दिल्ली आई। ब्रिटिश राज के दरमियान दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज 5 द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जाने का ऐलान किया गया। तो याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 में ऐलान किया गया था। ऐलान कब किया गया था? 12 दिसंबर 1911 में ही, और इसी दिन ऐलान किया गया था कि जो विभाजन हुआ है उसको रद्द कर देंगे, लखनऊ समझौता। अब आ जाइए इस समझौते के बारे में। कांग्रेस लीग, अच्छा ये सब एक एक बड़े इंपॉर्टेंट है, कोई आप ऐसा नहीं कि छोड़ सकते हैं, नहीं। कांग्रेस लीग समझौता 1916 में हुआ था। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना व बाल गंगाधर तिलक के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो चुका था। अब आपने हल्का सा पढ़ा होगा कि 1916 में लखनऊ की लीग का मतलब मुस्लिम लीग और उसका कांग्रेस का समझौता हुआ, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। इसमें एनी बेसेंट की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। ठीक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, ये कब कहा? ये तिलक ने कहा था। ठीक है, और ये कब की बात है? लखनऊ पैक्ट 1916 की बात। कितनी बार देखिए, यही एक प्रश्न कितनी बार आया है। स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर के कहूँगा, ये तिलक ने कहा था 1916 में, लखनऊ समझौते के समय कहा था। अब अगला आ जाइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल कौन सा प्रदर्शित है? तो 1916 से 1922 में, मतलब दोनों एक हो गए थे। अब आता है होम रूल लीग। निम्न में से कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल हुए थे। मैं बता दूं, 2 होम रूल लीग थी, एक एनी बेसेंट ने बताई, दूसरा बाल गंगाधर तिलक ने बनाई। ठीक है, अब आ जाइए अगला, निम्न में से किसने कहा कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए लोगों को जगाना ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए कार्यरत हो सकें? ये किसने कहा? एनी बेसेंट ने ही कहा था। ठीक, सर्वप्रथम एनी बेसेंट महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1916 में होम रूल लीग चलाया। ठीक, और उन्होंने ही कहा कि मैं एक भारतीय नगाड़ा हूँ। ये प्रश्न 2-3 बार आ चुका है। निम्न में से कौन होम रूल लीग से नहीं जुड़ा था?
तो सी आर दास थे। याद रखिए, सी आर दास होम रूल लीग से नहीं जुड़े हुए थे। होम रूल लीग के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, नहीं, दोनों का मतभेद था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ वो था होम रूल लीग। ठीक है, अगला प्रश्न, जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था? यही होम रूल लीग। होम रूल लीग से महात्मा गांधी जी का कोई संबंध नहीं था। ठीक, अब इन विचारों पर करिए। एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल लीग संगठित किया। वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब अगला, होम रूल लीग का मेन उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन, मतलब साम्राज्य ब्रिटिश का ही रहे लेकिन स्वशासन हम करें, ये था होम रूल लीग का स्थापना। अब बात आ जाती है किसकी? गांधीवादी युग के प्रारंभ की, और जब वो अफ्रीका से लौटे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में एक प्रश्न अगर जो फिक्स है तो वो गांधी जी से आता है, तो इसलिए इन प्रश्नों का सही होना चाहिए। अब सही कालानुक्रम में लगाना है तो देखिए, सबसे पहले 1916 में होम रूल लीग की घटना हुई, होम रूल लीग। उसके बाद चंपारण 1917 में, फिर जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 का, और कांग्रेस का अमृतसर सम्मेलन हुआ दिसंबर 1919। आमतौर पे इनमें जरूर कंफ्यूजन रहती है। देखिए, होम रूल लीग 1916 सबको पता है, 1917 में है चंपारण, ये भी सबको पता है, लेकिन लास्ट के दोनों में कंफ्यूजन रहती है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 और बचा कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में दिसंबर में। 1939 में किसने ये घोषणा की कि सांप्रदायिक व अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है? तो महात्मा गांधी ने कहा। ठीक, अगला देख लीजिए, खेड़ा विद्रोह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में गांधी जी के नेतृत्व में सूखे के बावजूद भू राजस्व की लड़ाई के लिए हुआ था। ठीक, अगला आ जाइए, महात्मा गांधी से संबंधित, महात्मा गांधी जी का दर्शन सर्वोदय पर आधारित था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी का जो फिलॉसफी थी ना वो सर्वोदय पर आधारित था, जिसमें साधन और साध्य के बीच में अंतर को स्वीकार किया गया। ठीक, अगला, करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के? करमचंद गांधी थे हर जगह के, राजकोट के भी रहे, बीकानेर के भी रहे, पोरबंदर के भी रहे। ठीक है, एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी जो थे, निम्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किसमें सबसे पहले भाग लिया? तो कलकत्ता अधिवेशन ने। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी ने सबसे पहले किस अधिवेशन में भाग लिया? तो 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने सबसे पहले भाग लिया। ठीक, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनचा वाचा ने की थी, और गांधी जी एक अधिवेशन के अध्यक्ष थे 1924 के बेलगाम सम्मेलन के। ठीक, तो गांधी जी ने, ये आपको समझना है कि गांधी जी ने पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन, कौन सा अधिवेशन अटेंड किया? तो 1901 में कौन सा? इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनचा वाचा ने की। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। अब दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी के कार्य और गांधी जी के सिद्धांत। देखिए, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो जिस पत्रिका का प्रकाशन किया वो था इंडियन ओपिनियन। 1891 में बैरिस्ट्री पास करके पहले राजकोट में वकालत, फिर मुंबई में वकालत करने लगे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में एक व्यापारी कंपनी के निमंत्रण पर गए थे। ठीक, और वहाँ पहला केस कौन सा लड़ा ये मैंने आपको बता दिया। नवजीवन 1919 में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित हुई। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने 1919 में गुजराती भाषा में हिंद स्वराज नामक बुक लिखी। इंडिया गजट 1780 में बर्नार्ड मेंसिंग और पीटर बर्ड द्वारा लिखी गई। ठीक, 1903 में इंडियन ओपिनियन, यानी गांधी जी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1909 में गुजराती भाषा में हिंद स्वराज लिखा, 1780 में बर्नार्ड मेंसिंग और पीटर रीड द्वारा लिखी गई इंडिया गजट। ठीक, और नवजीवन का प्रकाशन गांधी जी ने 1919 में किया। गांधी जी ने गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन को तेने कहिए, ये किसके द्वारा की गई है? तो ये है नरसिंह मेहता के द्वारा की गई है। याद रखिए, 16वीं सदी के संत नरसिंह मेहता द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया भजन है। ये भी प्रश्न आ चुका है कि वैष्णव जन को तेने कहिए किस भाषा में है? तो गुजराती भाषा में। किन दो नेताओं ने भारत के दौरा करके सामाजिक उत्थान का कार्य किया? तो गांधी जी और तिलक ने। महात्मा गांधी जी जो समर्थक है वो किसके थे? दार्शनिक अराजकतावाद के। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का सही अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला, किसने सत्याग्रह के शब्द को गढ़ा? तो गांधी जी ने। ठीक है, किसने महात्मा गांधी को आदेश किया कि वो भारत में सबसे पहले खुले कान और मुंह बंद करके चले? तो इनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, तो वो थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक, किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी का कोई संबंध नहीं था। बिहार उड़ीसा में
कमियोटी प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो बंधुआ मजदूरी का एक रूप होता है कमियोटी प्रथा। कौन एक कथन महात्मा गांधी के आत्मकथा से संबंधित नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का वर्णन है। ठीक, इंडियन ओपिनियन, ये देखिए इधर सबसे इंपॉर्टेंट, गांधी जी का आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपीरियंस विद द ट्रूथ में तीन कठिया प्रणाली सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति हुई और अफ्रीका में निकलने वाले इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का विवरण मिलता है, लेकिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का कोई वर्णन नहीं मिलता। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व। इंडियन गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? कम निवेश से अधिक उत्पादन वाले लोगों के लिए है। ठीक है, अगला, करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्यों? क्योंकि वस्तुओं का बाजार समझता था ब्रिटिश भारत को। निम्न कथनों में से गांधी जी के लिए कौन सा सही है? तो सब सही है। छूतों की दशा में सुधार के लिए संघर्ष किया, सहयोग शुरू किया, सविनय योजना शुरू किया। ठीक, असहयोग 1920 में, सविनय योग्य 1930 में। गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसने लिखी? तो गांधी जी ने ही लिखी। गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। अगला, गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप अर्थात न्यासिता के लिए सिद्धांत प्रतिपादन दक्षिण अफ्रीका 1903 में किया। जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म स्थापित की जहां वो 1910 तक रहे। ठीक, अगला, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसने सबसे अधिक अंतिम स्थान पाया है? तो उपवास ने, उपवास को लास्ट स्थान दिया है। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उनमें से कौन सी विशेषता उसमें नहीं थी? तो सत्ता नहीं थी। गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं। गांधी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? तो याद रखिए, रस्किन से भी, टॉलस्टॉय से भी और थोरो से भी। गांधी जी को खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। किसने कहा कि आज़ादी हम पहुंच के अंतर्गत है, इसका कसकर पकड़ लेना चाहिए? तो गांधी जी ने ही कहा था। इधर देख लीजिए, आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। ये किसने कहा था? आइंस्टीन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, याद रखिएगा। गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है? जन कल्याण के लिए सक्रियता, ये है राजनीति का तात्पर्य। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। इसके प्रमुख लक्ष्यों में शामिल था क्या? अस्पृश्यता का उन्मूलन। गांधी जी द्वारा हरिजन बंधु तथा हरिजन सेवक, तीन पत्रिकाओं का, तीनों अलग अलग भाषा में, हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। ठीक, अब आ जाता है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट किया? तो मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध, याद रखिए। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में कानून संशोधन को संदर्भित करते समय ट्रांसवाल विधानसभा के सम्मुख दिया था। ठीक, गांधी जी ने भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण विद्रोह में किया था। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों के लिए वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन किया और 33% मांगे मान ली गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1919 के अमृतसर के प्रस्ताव के अनुसार गांधी जी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु केलकर और आई.बी. सेन को सहयोग चुना गया। ठीक, अब जरा सा देख लीजिए, कौन सा चंपारण के संबंध में सत्य नहीं है? यह प्रथम आंदोलन था जिसमें एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर, नहीं, ये सही नहीं है। अगला, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण नहीं थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो एन.जी. रंगा ने किया था। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो वो महात्मा गांधी ने कहा था। चंपारण में 3 कटिया कितना था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। अंग्रेजों ने कह दिया था ना कि तुम चाहे जो करना करो, 3/20 भाग कर, तुम्हारी 20 भूमि जमीन है, उसमें 3 भाग कर तुम्हें हर हाल में क्या है? नील की खेती करनी ही करनी है। निम्न में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? तो यरवदा जेल को, याद रखिए, यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का दर्जा दिया। गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले सम्मिलित थे, कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक, अब आता है अहमदाबाद और रूलेट एक्ट, ये हम लोग अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।